हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 12 एटम्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 के अंदर। अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, ये तीनों चीज़ें फटाफट से तैयार कर लो। और ये भी बता दो मुझे फटाफट से, मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल, है ना? तो आवाज़ आपको चेक कर लेनी है। और क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है, क्लास आपको चेक कर लेनी है। आवाज़ एकदम बढ़िया, क्लास एकदम बढ़िया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर एक्सेस कर सकते हो इन मोस्ट वांटेड सीरीज कोर्स। तो आई वुड रिकमेंड टू विजिट माय वेबसाइट एंड टू ज्वाइन दिस कोर्स, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर नीट और जेई की तैयारी करो और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, राइट। लाइक अगर आप मोस्ट वांटेड सीरीज को फॉलो करते हो तो आप बड़ी आसानी से 160 प्लस का स्कोर हासिल कर सकते हो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राइट। एक बार कमेंट्स के अंदर आप टाइप कर देना हैशटैग फिजिक्स मैन, और शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। अब ध्यान रखना बेटा, नाम में मत फंस जाना, है ना। मैंने बताया था फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 6, क्योंकि जो n इज इक्वल टू 1 है ना, उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट की जो काउंटिंग है वो n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होती है। 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, 3 को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें मत फंस जाना, ठीक है ना। टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम जा रहे हैं। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 4, एक ज़्यादा कर देना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं देन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होगी, फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, 1/λ1 लिख देते हैं इज इक्वल टू आर। हाइड्रोजन है तो जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कैसे सिखाया था मैंने? 1/ छोटे नंबर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, माइनस 1/ बड़े नंबर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय 36 में से 16 चले गए तो 20 बचेगा, नीचे बचेगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 36। बाद में अपन सॉल्व कर लेंगे, राइट। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ रिलीज होगी उसको अपन λ2 लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा r टाइम्स 1/ छोटे नंबर का स्क्वायर 9, बड़े नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहां पर आप करोगे 16 माइनस 9, तो r मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आपस में डिवाइड करोगे तो λ2 चला जाएगा ऊपर, λ1 रह जाएगा नीचे, और 20 इंटू आर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 36, और नीचे रह जाएगा 7 इंटू आर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। आर से आर चला गया, 16 से 16 चला गया, 9 से ये 4 बार चला गया, और 4 से ये 5 बार चला गया। तो अंत में बचेगा आपका λ2 डिवाइडेड बाय λ1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7। उल्टा कर लो, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इनके आपको मेरे साथ साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया यार? ठीक है, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। द वेवलेंथ सो एमिटेड एल्यूमिनेट्स अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल हैविंग वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट। तो हमें पता है सर E
मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि हम निकालना चाहते हैं माइनस वर्क फंक्शन जो कि यहाँ पर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। यानी कि यहाँ से हमारे पास में एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो निकल के आ जाएगी कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब सर इसका हम कैसे फायदा उठाएंगे, तो आप सोच के देखो, आपको पता है कि जो n इज इक्वस टू 1 होता है मतलब ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो n इज इक्वस टू 2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वस टू 3 होता है, इसकी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर n इज इक्वस टू 4 की अगर अपन बात करें तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। अब इनमें से देखो किन दो का जो गैप है वो 12.75 है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का, ठीक है, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रहा है, तो 13.6 में से 0.85 माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्टली कितना मिलेगा, यहां पर एग्जैक्टली मिलेगा आपको 12.75। कर सकते हो आप, है ना, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये जो गैप है, ये गैप कितना है आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो विदाउट कैलकुलेशन आप लोगों ने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन पक्का n इज इक्वस टू 4 से n इज इक्वस टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर जंप कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है द वेवलेंथ सो एमिटेड एल्यूमिनेट्स अ फोटो सेंसिटिव लाइट, तो इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो हमें पता पड़ गया सर n की वैल्यू होनी चाहिए 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन n प्लस 1th बोर रेडियस nth बोर रेडियस इज इक्वल टू n माइनस 1th बोर रेडियस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सर n प्लस 1th बोर रेडियस जो होगी वो हो जाएगी -13.6 इंटू, सॉरी नॉट 13.6, 0.529 इंटू n स्क्वायर। तो यहां पर n मतलब n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, है ना, ये होगी। तो सबको रेडियस का फॉर्मूला तो पता ही है। फिर इसका और nth बोर रेडियस, nth का मतलब हो गया 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज इक्वस टू, ये हो जाना चाहिए 0.529 n माइनस 1th रेडियस मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो ये हमें कहा गया, सीधा क्वेश्चन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आके। n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर कट गया, फिर इधर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, और ये 2n एक तरफ आ जाएगा तो 4n हो जाएगा इज इक्वस टू n स्क्वायर बचेगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो n की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, n इज इक्वस टू 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए यहां पर करेक्ट। बताओ मुझे फटाफट से, ये ऐसे बच्चे बिल्कुल बच्चे जैसे क्वेश्चंस, जो लल्लू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब ये जो चैप्टर है ना इसको आपने इतना अच्छे से समझ लिया कि अब कुछ बचा नहीं है मतलब इनके अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ इन बोर्स एटॉमिक मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली एज r टू द पावर 4, तो सर जो फोर्स होता है ना दोनों के बीच में वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, मतलब एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जो होगा, ये जो फोर्स होगा ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर की पावर 4। ठीक है, तो यहां से आपने पता लग लिया, आर से आर कट गया, कि सर वी स्क्वायर जो होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर एक जानकारी तो आपके पास में यहां से ये आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम
विल बी प्रोपोर्शनल, एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। तो सर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है सर एनर्जी का मतलब। तो इट इज अज्यूम दैट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली एज आर टू द पावर 4, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर जो है वो आर की पावर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हाफ एम तो कांस्टेंट है तो 1/r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब 1/r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सर r जो होता है ना वो खुद n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो n मतलब जो आपका नंबर है, ठीक है। तो r सर खुद n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर n स्क्वायर का अगर आप क्यूब करोगे तो फिर आप देखोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको, यहां पर एक दिक्कत है, r भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सर चलो इतना तो हमें आइडिया लग गया कि जो एनर्जी होगी ना वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एक और चीज होती थी अपनी कि एम वी आर जो होता था, एम इंटू वी इंटू आर, वो एन इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल हुआ करता था, ठीक है। तो इसका मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है सर। वी स्क्वायर जो है वो खुद आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर के। तो आर इटसेल्फ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, यहां से आपको ये पता चल गया। और अगर ये चीज आप यहां पर फीड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1/n स्क्वायर रखोगे तो n ऊपर चला जाएगा, n की पावर 6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये दो चीजें आप लोगों को काम में लेनी है। पहला कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। और सर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट की एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा NH/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और देखो यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां पर अपनों को सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, मतलब कांस्टेंट्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशन देखना है। तो जैसे मास h 2 पाई इन सबको मैं हटा देता हूं जब भी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता हूं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 3 टू इट्स ग्राउंड स्टेट 1। तो n इज इक्वल टू 3 के अंदर इसकी एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 1 में इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी इन दोनों के गैप के इक्वल हो जाएगी। तो 13.6 में से 1.5 चला गया तो कितना बचेगा, सीधा सीधा हो जाएगा ये 13.6 में से 1 गया 12.6, तो लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन यहां पर होती हुई नजर आएगी, राइट। सो दस एमिटेड फोटोन irradiate a photosensitive material if the work function of the material is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है सर E मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन दैट इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आप डायरेक्ट निकालोगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। Hydrogen like atom of atomic number Z is in excited state of quantum number 3n. The maximum energy which can be emitted by atom is 404 electron volt. If it makes the transition to quantum state n, a photon of energy 40.4 electron volt is emitted. The value of n would be. तो आप सीधा सीधा क्या करोगे सर कि यहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 3n, तो एनर्जी होती है -13.6
मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्वांटम नंबर, तो 3n है तो 3n का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो आपकी हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी एमिटेड बाय एटम इज 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if it makes the transition to quantum state n a photon of energy 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहां से हायर स्टेट से ये किसके अंदर आ रहा है, माइनस आ रहा है ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है। तो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है तो जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, सर ये एनर्जी हमें दे रखी है 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे n की वैल्यू, चलो भाई। तो अब देखो गौर से देखना, एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमें कह रखा है कि मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी एमिटेड बाय द एटम, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है कि सर हम इंफिनिटी, तो इंफिनिटी के अंदर एनर्जी कितनी हो जाती है 0, ठीक है, माइनस जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी होती है। और ये हमें कितना दे रखा है, सर ये हमें दे रखा है 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप गौर से देखोगे ना तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर की जगह आप 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर सकते हो। ये आपने यहां पर नोटिस किया, हाँ यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो हमने ये चीज उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करी, तो देखो अब क्या बना। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 3n का स्क्वायर करेंगे तो 9n का स्क्वायर, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इज इक्वल टू 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो यहां पर मैक्सिमम चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो 1/n स्क्वायर माइनस 1/9n स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10 रह जाएगा। 9n स्क्वायर में से n स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा 8 डिवाइडेड बाय 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर आ जाएगा आपका एलसीएम। तो एक तरफ बचेगा 9 और एक तरफ बचेगा 1, तो 8/9n स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/10 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, द वैल्यू ऑफ n वुड बी, तो n की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका लगभग 80 डिवाइडेड बाय 9। तो 80 डिवाइडेड बाय 9 को आप ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो भाई। 81 डिवाइडेड बाय 9 लिखोगे ना तो n की वैल्यू जो है वो लगभग आपको 3 आते हुए नजर आएगी। तो 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, ये चीज आप बताओ कि मतलब कैसे ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसको यहां पर यूज किया गया, उसको यहां पर यूज किया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। आया सबको समझ में, ठीक, कर लेंगे ये चीज, बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक इसका इंटरप्रिटेशन और है कि सर आपको कहा गया है कि आपका जो हाइड्रोजन लाइक एटम है वो क्वांटम नंबर 3n में है, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी एमिटेड, तो एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि सर आप इंफिनिटी से मत आओ, यहां पर आप 3n से आओ, क्योंकि 3n से ऊपर है ही नहीं आपका इलेक्ट्रॉन, वो मैक्सिमम 3n के अंदर। तो एक इंटरप्रिटेशन यहां पर एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा आपका जब यहां पर आप इसी एनर्जी को यूज कर लोगे कि हायर एनर्जी तो यही वाली हो जाएगी और लोअर एनर्जी आपकी ग्राउंड स्टेट की हो गई। उससे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, उससे भी आपका आंसर आपको आते हुए नजर आएगा। तो वो एक और इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अपन क्वेश्चन को इंटरप्रीट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हो गया कि चलो इन्फिनिटी से अगर आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान रखना अगर मान लो इस इंटरप्रिटेशन से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा आपका तो आपको फिर सेकंड इंटरप्रिटेशन का यूज करना है, ठीक है।
भाई अगर मैं इसी के अंदर ऐड करना चाहूँ तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता। अभी तो चलो हम लोगों ने जुगाड़ लगा लिया कि सर हायर एनर्जी स्टेट कौन सी है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9n²। इसमें से हम आ रहे हैं -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² के अंदर आ रहे हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 40.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सर अगर मान लो यहीं से -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 9n² से हम ग्राउंड स्टेट में आ जाते, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1², यहां पर आ जाते, तो मैक्सिमम 404 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती। तो ये और एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हो गया इस क्वेश्चन का, राइट। डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर हर जगह आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। तो कितना बचेगा, -1/9n², माइनस माइनस प्लस का 1/n², डिवाइडेड बाय -1/9n², माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कर लो, 10/n² माइनस का 10/9n² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9n² बचेगा, ठीक है। तो n² वाली चीज़ों को एक तरफ लिया हो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10/n² माइनस 10/9n² प्लस 1/9n² इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे, 9n² वुड बी और एलसीएम 9 बचेगा तो 90 -10, और ये हो जाएगा आपका +1। तो -10 + 1 करोगे माइनस का 9, 90 में से 9 चला गया, तो अब की बार एग्जैक्टली कितना बचेगा, 81 डिवाइडेड बाय 9n² इज इक्वल टू 1। तो n² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, यानी कि n आ जाएगा 3। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैंने आपको यहां पर एक बार बता दी। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट इन एनर्जी लेवल ऑफ अ सर्टेन एटम frequency nu is emitted when the electron makes a transition from energy level of energy 3e to 2e. The frequency emitted during transition from energy level of 2e to 3e divided by 2। बहुत आसान है सर, कि सर जब हम 3e से कहां पर आ रहे हैं, 2e में आ रहे हैं, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, h टाइम्स न्यू है। और सर जब हम 2e से माइनस का 3e डिवाइडेड बाय 2 के अंदर आ रहे हैं, तो सपोज करो h न्यू डैश है, डिवाइड कर लो, तो ऊपर तो बचेगा e, नीचे बचेगा 2e में से 3e बाय 2 गया तो e डिवाइडेड बाय 2 बचा, और इधर बच जाएगा h से h कैंसिल आउट हो गया, न्यू डिवाइडेड बाय न्यू डैश, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू डैश हो जाएगा आपका न्यू डिवाइडेड बाय 2, मतलब पुरानी फ्रीक्वेंसी का हाफ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वो -13.6, तो उसको पूरा करना है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की। द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स टू एमिट रेडिएशंस ऑफ 6 वेवलेंथ्स, राइट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन। तो मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हमें यहां पर कितनी दे रखी है, 6, और सर आपने फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे n इंटू n माइनस 1 खुद किसके इक्वल आ गया, 12, यानी कि पक्का n कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपने आप इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहां से पता चल गई, है ना। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ यार n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपका 4th ऑर्बिट के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो पूछा गया है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd के अंदर आ रहा हो, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd ऑर्बिट के अंदर
आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बताओ फटाफट से, आया या नहीं आया? जल्दी 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 जल्दी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड से जंप कर रहा है। फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द फोर्थ टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड वुड बी। तो सेकंड केस की वेवलेंथ को अपन 1 लैम्डा मान लेते हैं, इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा, टाइम्स 1 हम आ रहे हैं फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट के अंदर, तो छोटे नंबर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1/16, यानी कि 4/16, तो 3r डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। ठीक, और लेमडा नॉट क्या है ये भी हमें बता रखा है, 1 लेमडा नॉट r टाइम्स कहां से कहां आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो थर्ड टू सेकंड का मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा आपका 9 - 4 5r डिवाइडेड बाय 36। डिवाइड कर लो दोनों को, तो जैसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू 3r डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 5r। r से r गया, 9 बार गया और ये 4 बार गया, तो 27 डिवाइडेड बाय 20 बच रहे हैं, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 20 टाइम्स लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय 27। ये हो जाएगा आपका आंसर, 20 टाइम्स लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय 27। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यही है टिपिकल क्वेश्चंस, तो इनको आपको फटाफट 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 निपटाना आना चाहिए। आई होप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप कर लोगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन एटम is in ground state in order to get 6 lines in its emission spectrum। ठीक है, wavelength of incident radiation should be, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कब बनती है? अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जब आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 के अंदर हो। ठीक है, और अगर आप n इज इक्वल टू 1 से, ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 4 में पहुंचाना चाहते हो, तो 4 की एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, इनका गैप, तो इनके गैप का मतलब हो जाएगा 13.6 में से ये चला गया तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का हमें यहां पर फोटोन चाहिए होगा। और आपको तो पता ही है कि सर फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है हमें दे रखी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम कैसे निकालते हैं, एच की जगह रखा जा सकता है 12,400। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लेमडा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया और आप लेमडा निकाल सकते हो कितना, 12,400 डिवाइडेड बाय 12.75। तो बेसिकली आपको 124 को किससे डिवाइड करना है, 12.75 से डिवाइड करना है, तो लगभग 9 बार चला जाएगा। तो 9 से शुरू होना चाहिए आपका आंसर। तो बिना कैलकुलेशन करे आप पता लगा सकते हो कि आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 970 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम्स इन ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. According to Bohr's theory, the spectral lines emitted by hydrogen will be, तो आपको पता है कि n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसको +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो बचेगी कितनी, यहां पर बच जाएगा 5 और यहां पर बच जाएगा 1,
तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बचेगी। ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी का हमें क्या करना होगा, तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो इतनी एनर्जी के फोटोन से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इतनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से हम एक्साइटेड करेंगे तो फिर वो एक ऐसे एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा जिसकी एनर्जी -1.5, और -1.5 किसकी एनर्जी होती है सर, n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी होती है। मतलब हमें पता पड़ गया कि 1 से इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया, 3 के अंदर चला गया, और 3 में है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएगी, आप बता सकते हो बड़ी आसानी से। सर अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये चला गया तो 3, ये हो जाएगा आपका आंसर कि सर 3 स्पेक्ट्रल लाइंस यहां पर बनती हुई आपको नजर आनी चाहिए। बताओ आया या नहीं आया समझ में। ठीक, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको यहां पर बनती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ 4 alpha particles of the same energy being scattered by the nucleus of atom simultaneously. Which of these is are not physically possible? तो सर अल्फा पार्टिकल जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट भी आपने बताया था कि अल्फा पार्टिकल या तो टकरा के रिबाउंड हो जाएगा या फिर दूर भागता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कभी भी अट्रैक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहां पर देख रहे हो कि ये भी दूर भाग रहे हैं, ये भी न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं, ये भी न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं, ये तो बिल्कुल पीछे ही मुड़ गया। ठीक है, लेकिन ये पास आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब फोर्थ कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर 4 पे आप टिक लगा के आ सकते हो। तो एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन यहां पे बना दिया गया। If an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. तो अब तो डायरेक्ट कर दो कि सर 1/लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r मल्टीप्लाइड बाय छोटे नंबर का स्क्वायर 4, बड़े नंबर का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 36. It emits a photon of lambda when it jumps from fourth orbit to third orbit. ठीक है, तो उसको अपन लैम्डा डैश मान लेते हैं, टाइम्स आर, ये हो जाएगा 1/, अब की बार छोटा नंबर का स्क्वायर हो गया 9, बड़े नंबर का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गए 7r डिवाइडेड बाय 144. डिवाइड कर लो, जैसे डिवाइड करोगे तो लैम्डा डैश चला गया ऊपर, लैम्डा आ जाएगा नीचे, 5r डिवाइडेड बाय 36 और 7r डिवाइडेड बाय 144. सॉल्व कर लो, r से r चला गया। ठीक है, 36 से ये भी चला जाएगा 144, कितनी बार, 4 बार, 24, 2, 12 और 2 14, हाँ ठीक है, ये भी 4 बार चला जाएगा, तो वो बचेगा 20 डिवाइडेड बाय 7, तो लैम्डा डैश हो जाएगा आपका 20 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7. दिस वुड बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। बेहद आसान क्वेश्चन। Energy levels A, B, C of a certain atoms correspond to the increasing value of energy. ठीक है, तो A की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, ये रही A की एनर्जी। ठीक है, फिर इससे ऊपर है B, इससे ऊपर है B, और सबसे ऊपर है C। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे गैप कम होता चला जाता है, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ C. Now lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are wavelengths of the radiation corresponding to the transition C to B. तो एक बार आपका ट्रांजिशन हो रहा है C से लेके B तक। ठीक है, तो एनर्जी गैप सबसे छोटा है, मतलब वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, तो ये लैम्डा 1 जो होगी ये लार्जेस्ट वेवलेंथ हो गई आपकी। फिर B to A दूसरी वेवलेंथ है आपकी ये वाली। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा, और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है वो होगी C to A, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा 3. तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, बताओ इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो
करेक्ट होगा। तो या तो आप ऐसे लिख दो कि सर हम सी से ए तक आए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप बोलोगे सर एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा 3 इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और अगर सर हम सी से ए तक आने के रास्ते को डिवाइड कर दें कि पहले हम सी से बी तक आ जाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एच सी अपॉन लेमडा 1, और सर बी से ए पर आ जाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एच सी अपॉन लेमडा 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर 1 अपॉन लेमडा 3 आ गया आपका लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा 2। तो लेमडा 3 जो है वो लेमडा 1 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 के इक्वल होना चाहिए। ये आपको यहां पर पता चल गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना लेमडा 3 जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा क्योंकि एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। तो ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कई बार आप लोगों से, वो भी आप यहां पर बता सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। What would be the ratio of minimum to maximum wavelength of radiation emitted by transition of an electron to ground state of Bohr's hydrogen atom in Lyman series? तो वैसे तो मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। सबसे पहले अपन मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं कि सर मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी गैप। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी गैप, मैक्सिमम एनर्जी गैप का मतलब क्या हो गया कि हम n इज इक्वस टू इन्फिनिटी से कहां पर आ रहे हैं, n इज इक्वस टू 1 में आ रहे हैं। तो इसको अपनों ने लिख दिया 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इज इक्वस टू आर, जेड लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन छोटे नंबर का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन बड़े नंबर का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, तो ये आ गया सीधा सीधा आर। मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं कि सर व्हाट विल बी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो सर वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब एनर्जी गैप सबसे कम हो जाए। तो लाइमन सीरीज में सबसे एनर्जी गैप कब पॉसिबल है, जब आपका जस्ट सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा हो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा हो। राइट, तो ये चीज आप लोगों ने यहां पर नोटिस कर ली। तो अब की बार जो वेवलेंथ रिलीज होगी वो लेमडा मैक्सिमम हो जाएगी, आर टाइम्स छोटे नंबर का स्क्वायर 1 बड़े नंबर का स्क्वायर 4। तो 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब 3r डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक तरफ रखा अपने लेमडा मैक्सिमम और एक तरफ रखा हमने 1 अपॉन लेमडा मिनिमम। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन लेमडा मैक्सिमम का मतलब हो गया 3r डिवाइडेड बाय 4 और 1 अपॉन लेमडा मिनिमम का मतलब हो गया सीधा सीधा r। इधर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेमडा मिनिमम चला जाएगा ऊपर, लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा नीचे, r से r कट के 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 आना चाहिए यार, 3/4 आना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उल्टा सीधा कैसे आ रहा है आंसर। या तो इन्होंने मैक्सिमम टू मिनिमम लिखना चाहिए था इनको, है ना। एक बार देख लेते हैं इसका एक्चुअल में, कहीं प्रिंटिंग में तो कुछ मिस्टेक नहीं है। एक्चुअल में मैक्सिमम टू मिनिमम लिखना चाहिए था इनको, है ना। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आंसर ध्यान रखना बेटा, ये लेमडा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लेमडा मिनिमम है, ये आपका 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सीधा सीधा आंसर है 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 10। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0। तो शुरू में जो एनर्जी है वो है हाफ इंटू M1 इंटू V का स्क्वायर।
है ना, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी है, ठीक है। फिर ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हो जाती है k टाइम्स, पहले के अंदर Z1 टाइम्स E इतने प्रोटॉन्स हैं और दूसरे के अंदर Z2 टाइम्स E इतने प्रोटॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय दोनों सबसे पास आ जाते हैं R0 डिस्टेंस पर। तो आप देख रहे हो कि R0 जो है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका k Z1 Z2 इंटू ई स्क्वायर टाइम्स 2 और नीचे आ जाएगा m1 टाइम्स v स्क्वायर। तो R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। An electron of stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to ground level, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सर जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। और सर 1 लेमडा किसके इक्वल होता है, 1 लेमडा होता है आर टाइम्स 1 छोटे नंबर का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब 25। तो ये आ जाएगा सर 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 एच सी आर डिवाइडेड बाय 25, इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, ठीक है। द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड, तो यहां पर रिकॉयल वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है ना। तो आपको पता है मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा, हमेशा मोमेंटम जो है ऐसी प्रोसेसेस के अंदर वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है भाई, मोमेंटम को कंजर्व कर दो। तो सर जितना फोटोन का मोमेंटम होगा तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जितना होगा उतना का उतना ही मोमेंटम ऑफ एटम हो जाएगा, उतना का उतना ही मोमेंटम ऑफ एटम हो जाएगा। जो रेजिडुअल एटम है उसका बाकी का मोमेंटम इतना का इतना ही हो जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम 0 रहे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो सर मोमेंटम ऑफ फोटोन तो कैसे निकालते हैं, एनर्जी को सी से डिवाइड कर दो। तो एनर्जी कितनी है 24 एच सी आर डिवाइडेड बाय 25, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया। तो यही आपका मोमेंटम ऑफ एटम हो जाना चाहिए। और सर मोमेंटम ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, मास। तो मास ऑफ एटम हम एक बार के लिए ले लेते हैं m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। तो आप देखोगे c से c कैंसिल आउट हो गया, तो v जो है वो किसके इक्वल आ रहे हैं 24 इंटू एच इंटू आर डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स m के इक्वल आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा 24 एच आर डिवाइडेड बाय 25 m, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आया सबको समझ में। तो पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, ठीक है, और फिर एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल कर आपको सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, उसका यूज करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n is equals to 3 to n is equals to 1 in a hydrogen like atom results in UV radiation। ऑब्वियसली लाइमन सीरीज है, UV है। इंफ्रारेड रेडिएशन, तो बामर होता है विजिबल और उसके ऊपर पास्चन ब्रैकेट ये सब क्या होते हैं आपके, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होते हैं। तो सोच के देखो कि सर ये वाला आपका लाइमन सीरीज का है ट्रांजिशन, ठीक है, ये बामर सीरीज का है, ठीक है, ये भी बामर सीरीज का है, और सिर्फ ये जो है, ठीक है, ये पास्चन सीरीज का है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का मतलब हो जाएगा यूवी, बामर सीरीज का मतलब हो जाएगा विजिबल लाइट, बामर सीरीज का मतलब हो जाएगा विजिबल लाइट। तो सिर्फ और सिर्फ यही आपका इंफ्रारेड रीजन के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ट्रांजिशन बिटवीन 3 एनर्जी लेवल्स इन अ पार्टिकुलर एटम गिव्स राइज टू 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। तो ध्यान रखना लेमडा 1 मिनिमम है, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था कि सर जो मिनिमम वेवलेंथ होती है ना लेमडा 1, वो किसके इक्वल हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ बाकी की दो डिवाइडेड बाय सम ऑफ बाकी की दो, है ना। ये हमने अभी अभी देखा था, एक क्वेश्चन के अंदर करा था। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन लेमडा 1 जो होगा वो 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान
चलो 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. Electron in a hydrogen atom makes a transition from N1 to N2. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. Find the ratio. तो मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड का मतलब होता है 2 पाई आर अपॉन वी, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के क्यूब के. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. ठीक है. तो हमें ऐसा कह रखा है कि T1 जो है इसका मतलब ये N1 क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और T2 जो है वो N2 क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो इसी को आप रेशियो की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. साथ ही साथ में हमें कह रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स. तो ये आपको दे रखा है 8 टाइम्स T2 डिवाइडेड बाय T2. T2 से T2 चला गया, दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो N1 डिवाइडेड बाय N2 आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2. ये हो जाएगा आपका आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. It emits a photon of wavelength lambda when it returns to the ground state. The value of n. बहुत आसान है सर, सीधा सीधा 1 अपॉन लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r टाइम्स 1 अपॉन छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़े नंबर का स्क्वायर. कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा टाइम्स r, मतलब लैम्डा टाइम्स r माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा r. तो n स्क्वायर हो गया लैम्डा r डिवाइडेड बाय लैम्डा r माइनस 1. तो n हो गया रूट के अंदर लैम्डा r डिवाइडेड बाय लैम्डा r माइनस 1. ये हो जाएगा आपका आंसर. लैम्डा r डिवाइडेड बाय लैम्डा r माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. दिखने में डरावना बट बेहद आसान क्वेश्चन. The wavelength of the first line of Lyman series of hydrogen atom is equal to that of the second line of Balmer series of the hydrogen like ion. तो पहले केस में वेवलेंथ लैम्डा है तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा r. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z स्क्वायर मतलब 1 हो गया टाइम्स 1 अपॉन छोटे नंबर का स्क्वायर 1. फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो बड़ा नंबर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाय 4. लेकिन अगर यही वेवलेंथ आप निकाल रहे हो किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, तो उसमें z स्क्वायर भी आ जाएगा. z हमें फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब है, बामर का मतलब है जो छोटा नंबर वो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4. सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं तो 3 से 2 में आएगा फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आएगा सेकंड लाइन. तो 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16. तो 16 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे, 12r z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. और ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है, तो इक्वल कर दो. 3r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12r z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. 4 से 16 गया 12 टाइम्स, 4 से 12 चला गया 4 से 16 गया 4 टाइम्स, 4 से 12 चला गया 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा. और एक सेकेंड रुको, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन. तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन. तो आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 जेड स्क्वायर हो गया आपका 1. कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें यार. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन. सेकंड लाइन का मतलब 4 से 2 में आ रहे हैं अपन. 16 माइनस 4 12. ओके, यहां पर आ जाएगा 64, 64 आएगा भाई यहाँ पे, है ना. ये मेरे से मिस्टेक हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से ही लिख लो इसको. तो
ये आ जाएगा आपका 3r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12r z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। तो 4 से चला गया 3 बार, 4 से चला गया 16 बार, 4 से 16 चला गया 4 बार, 3 से 3, r से r कट जाएगा, मतलब z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब z आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो लाइक हर वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा आपने मतलब देख लिया। आप अब देखो कोई बुक उठाओ, ठीक है ना, जेई मेंस की या फिर नीट लेवल की कोई भी बुक उठाओ, रैंडमली कोई क्वेश्चन करके देखो, अब देखोगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा नहीं सकता। हमने हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, राइट। सो नाउ यू आर रेडी। आप अपने दोस्तों को चैलेंज दे सकते हो कि भैया ये चैप्टर हमारा तैयार है, ठीक है। इनकेस अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।